अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान साहब का जलसा, उसके बाद आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो कोalition गवर्नमेंट है उसके मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से इस जलसे पर काफ़ी कुछ कहा गया कि ये जलसे में ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत ही छोटा सा ये जलसा था। बहरहाल इमरान खान साहब ने कल ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया है कि उन्हें इक़्तिदार में ना लाया जाए। आज मरीम नवाज साहिबा ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने खुद तस्लीम भी किया कि इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने उसी बात को रिपीट किया कि जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होते जब तक इलेक्शन नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने अपनी पूरी गुफ्तगू में अदलिया पर जानिबदारी का इल्ज़ाम भी लगाया। आज भी कहा कि इमरान खान साहब लाडले क्यों हैं और अदलिया के हवाले से सहूलतकारी का भी इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया है। अब दोनों अतराफ से अगर हम देखें तो इदारों के ऊपर ही इल्ज़ाम लग रहा है, एक इस्टेब्लिशमेंट तो दूसरी अदलिया। यहाँ तक कि मरीम नवाज साहिबा ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब जो है वो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के जरिए वापस आना चाहते हैं। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि फिर मामलात का हल कहाँ है। क्या वाकई इलेक्शन जब तक नहीं हो सकते जब तक तराजू का जो पलड़ा है वो दोनों तरफ बराबर ना हो जाए, और वो किस तरह से मुमकिन है, इस पर बात होगी। हमारे मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में शफकत महमूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह, और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी शाहिद मेतला को, जिनके जो हाल ही में शाया होने वाला कॉलम है उसके हवाले से न सिर्फ आज मरीम नवाज साहिबा ने जिक्र किया बल्कि गुज़िश्ता रात इमरान खान साहब ने अपनी मीनार पाकिस्तान की तकरीर में भी उसका जिक्र किया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और शफकत महमूद साहब से पूछते हैं कि मामलात हल कैसे होंगे। वेलकम बैक। साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद साहब हमारे साथ हैं। शफकत साहब, कल एक फिर इल्ज़ाम आयद किया गया इमरान खान साहब की जानिब से, और इस दफ़ा वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर लिया है कि उन्हें इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा। ये फरमाइएगा इसके क्या सबूत हैं और क्यों नहीं इस्टेब्लिशमेंट आने देगी, और खुसूसन ये वाली इस्टेब्लिशमेंट, गिले तो पिछली वाली इस्टेब्लिशमेंट से थे ना, और अब तो वो न्यूट्रल हैं। देखें, जिस तरीके से कल हमारे जलसे को रोकने की कोशिश की गई, जिस तरीके से रुकावटें खड़ी की गई, जिस तरीके से हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये जिस तरह कर रही है, ये तो साफ जाहिर है कि खान साहब जो हैं उनको हर तरीके से रोकना है। तो इसलिए जो उन्होंने बात की है उसके पीछे ये शवाहिद हैं और ये अवामिल हैं। तो मुझे समझ वैसे नहीं आई कि कल ये जो सो कॉल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की, कि इन्होंने ये हमाकतें करने का मकसद क्या था, क्योंकि एक फकीदुल मिसाल जलसा हुआ कल, बेशुमार लोग जो थे वहाँ पे मौजूद थे। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के जो 5-6 जलसे हुए हैं उसमें इतना बड़ा जलसा, तो आपने रोक के क्या किया? तो बहरहाल सारी जिस तरह हमारे वर्कर्स गिरफ्तार हो रहे हैं, जिस तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत को कर रही है और ऐसे तो नहीं कर रही ना। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत के पीछे जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे सामने तो जाहिर है कि इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है। अब पीछे खान साहब ने जो बात की है बगैर एविडेंस के तो नहीं की ना। अच्छा, बगैर एविडेंस की नहीं की, लेकिन फिर ये सवाल उठता है ना शफकत महमूद साहब के मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से तो कोई गिला शिकवा, कोई मुलाकात ही नहीं हुई है, जैसे कि इमरान खान साहब ने बारहा कहा है, और कोशिशें आप लोगों की जारी हैं। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि अभी भी परवेज़ खटक साहब, फवाद चौधरी साहब और असद कैसर साहब जो है वो ताल्लुकात के लिए मुलाकातें करते हैं। तो फिर मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से क्या गिला हो सकता है आपको या उनको आपसे? देखिए, मैं जहाँ तक मुलाकातों का ताल्लुक है मुझे तो इसका इल्म नहीं है, लेकिन हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हम किस तरीके से पाकिस्तान के मामलात जो हैं उसको बेहतर कर सकते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में एक शदीद किस्म के बहरान है, एक तरफ सियासी बहरान है, एक तरफ मुआशी बहरान है, टेररिज्म जो है वो दोबारा अपना सर उठा रही है। तो इसका आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि सब जो है मिल के इस पे इत्तेफाक करें कि इलेक्शन के अलावा कोई हल है नहीं।
ठीक। और इस इलेक्शन की तरफ बढ़े। ओके अच्छा, तो शफकत साहब ये फरमाइएगा, आज आपने मरीम नवाज साहिबा को भी कहते सुना होगा, उन्होंने कहा कि आज भी वो लाडले हैं। क्यों लाडले हैं? यानी इमरान खान साहब की तरफ उनका इशारा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्या कहते हैं, जो अदलिया है उसके ऊपर उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं लेकिन अपनी बातों के ज़रिए ये बताया कि जैसे कि सहूलतकारी जो है वो इमरान खान साहब को फराम की जा रही है। सो इज़ दिस द ओनली इंस्टीट्यूशन जिसकी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा इस वक्त यकीन है कि अगर कोई रिलीफ मिल सकता है, कोई इंसाफ मिल सकता है, तो यहाँ से मिलेगा? देखिए, पहली तो बात यह है कि मरियम साहबा जो है ना, उनको तो जलसे देख के और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत देख के, और जिस तरह सर्वेज आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो डबल से भी ज्यादा लीड से इमरान खान साहब पसंद किए जा रहे हैं, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि उनका जो सियासी तवाज़न है ना, वो बहुत ही खराब हो गया है। वो अब हर चीज में उनको कोई ना कोई साजिश नजर आती है, हर चीज में। और इस बावजूद इसके कि उनकी अपनी हुकूमत, और आपने आज राना सनाउल्लाह का बयान देखा है जिसमें वो कह रहा है कि हम तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए हम जो भी हो सका करेंगे और हमें कोई परवाह नहीं, कोई जमहूरी है नहीं है, आईनी है नहीं है। तो अब इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं नून लीग वाले कि जहां पे वो इस हद तक पहुंच गए हैं कि उनको इस चीज की भी परवाह नहीं है कि आइन कानून जमहूरियत भी कोई चीज होती है। तो उससे तो आपको पता लग रहा है कि कितनी परेशानी, घबराहट मरियम साहबा में भी है और क्या कहते हैं उनके बाकी लोगों में भी है। जहां तक रह गया जुडिशरी का सवाल, देखें हम एक सियासी जमात हैं और बतौर सियासी जमात हमारे जो ऑप्शंस हैं वो आइन और कानून के दायरे में है। जब हमारे से ज्यादती होगी, जब हमारे से तशद्दुद होगा, जब हमारे लोगों को मारा पीटा जाएगा, जब हमारे हमारे जलसों को रोकने की इलीगल कोशिश की जाएगी और नाकाम कोशिश की जाएगी, तो हमारे पास तो आईनी रास्ता और कौन सा है? आईनी रास्ता तो एक ही है कि हम जुडिशरी के पास जाएं, और हम जा रहे हैं और हम कल भी जाएंगे। हम अपने हकूक के लिए जो एक आईनी कानूनी रास्ता है वो अख्तियार करेंगे। अच्छा, क्या शफकत साहब कहीं ज़ाहिर है आप लोगों की बड़ी मीटिंग्स भी होती हैं, सीनियर लीडरशिप भी बैठती है, क्या कहीं इस बात के ऊपर डिस्कशन है कि बगैर स्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते बहाल किए हुए मामलात हल नहीं हो सकते, ना ही इलेक्शन के हवाले से कोई हतमी तारीख का ऐलान हो सकता है? मेरा ख्याल है कि बार बार हम आप हर सवाल में एस्टेब्लिशमेंट को पुल इन कर रही हैं। ये बात नहीं है, एक सियासी सर आप लोग भी करते हैं ना। और नहीं देखे, मैं नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जुडिशरी के पास हम जाएंगे, अपने अपने जो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं हम वहां से बदावा भी सीख करेंगे, वहां से जजमेंट सीख करेंगे जो कि इन चीजों के हो। अब आप देखें कि जिस तरह हसान न्याजी के साथ हो रहा है, जिस तरह अजहर माशवानी को पकड़ लिया, तो हमारे पास क्या चारा है? हमारे पास एक ही चारा है कि हम जुडिशरी के पास जाएं और अपने हकूक को सीख करें। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा ने एक बार नहीं कई बार ये कहा है कि जब तक तराजू के पलड़े जो हैं वो बराबर नहीं होते, जब तक इलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि आज उन्होंने ये भी कहा कि देखें, अगर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाएंगे और नून लीग जीत जाती है तो क्या तहरीक इंसाफ मानेगी? वो तो फिर इल्ज़ाम लगाएगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो विफाक में बैठे हैं और ये उनका किया करता है। देखें, ये पलड़े बराबर करने पर मुझे पहली तो बात यह है कि मरियम नवाज की हैसियत क्या है कि वो ये कहे कि जी इलेक्शन नहीं होगा जब तक ये ना हो वो ना हो। किस बुनियाद पे वो ये बात कर रही है? किस बुनियाद पे वो इस किस्म की धमकी दे सकती हैं? क्या पाकिस्तान के जो आइन और कानून है उन्होंने मरियम नवाज साहबा से इजाजत लेके आगे चलना है? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जितनी भी ये बातें इस किस्म की कर रही हैं वो सिर्फ हालात को मजीद बिगाड़ रही हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आइन के साथ ये मजाक इन्होंने बनाया हुआ है, ये इनको हॉन्ट करेगा आके, क्योंकि हम जो सियासतदान हैं या जो सियासी लोग हैं और जो हम इस मुल्क का जो निज़ाम है, अगर आइन नहीं होगा तो ये निज़ाम नहीं चलेगा मुल्क का। जी ओके। शफकत साहब, एक और चीज़ जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर जाहिर है अपने साथ हुई ज़्यादती जो आप कहते हैं कि केसेस बनाए जा रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, उसके हवाले से जो है असद कैसर साहब ने भी जो खतूत लिखे हैं जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसमें यूरोपियन यूनियन, उनको अप्राइज किया है। और आप ही की वो जमात थी जो कहती थी कि अपोजिशन का काम क्या है कि वो ये गैर मुल्कियों से मिले। बड़ा तजाद है, या आप अब रियलाइज़ करते हैं कि सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ से जब नाइंसाफियां हो तो कोई और फिर चारा नहीं रह जाता देन टू टेक इट अप इंटरनेशनली?
नहीं, पहली बात तो ये है कि कब हमने कहा है, आपके पास कोई एविडेंस है, कोई कोर्ट है कि हमने कहा हो कि क्यों मिलते हैं फॉरेनर से? पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब कहा इस करते थे, वक्त ये शफकत साहब। कनेक्ट। जी बताइए मुझे जरा, कोर्ट करे, किसने कहा था ये? इमरान खान साहब कहा करते थे कितनी इमरान दफे खान कि साहब क्यों की डिप्लोमेट से मुझे याद मुलाकातें नहीं करते पड़ता कि हैं। इमरान खान साहब ने ऐसे सर कोई ये बात तो की थी हो। ऑन रिकॉर्ड था आप जिस बताइए ना मुझे जरा, आप अगर देखें ना अब इस किस्म की बात अगर आप करते हैं तो आपको चाहिए कि वो क्लिप आप लेके आते और वो सुनाते। क्योंकि मैं तो आपको कह रहा हूं कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि जी लोग किसी सफीर को नहीं मिल सकते, किसी को नहीं मिल सकते। पॉइंट इज दिस कि जो 1600 लोग जो है वो पंजाब में अरेस्ट हो चुके हैं, सिर्फ पंजाब के अंदर। और लाहौर में तो कल एक ऐसी पुलिस ने दहशतगर्दी फैलाई हुई थी कि सारी रात लोगों को अरेस्ट करते रहे। सो उसका क्या आपका ख्याल है कि हम आवाज भी ना उठाएं जब? और ये कनेक्टेड दुनिया है, ये दुनिया जो है वो सेपरेट नहीं है, कनेक्टेड है। क्योंकि ये दुनिया कनेक्टेड है इसलिए जो भी आवाज उठाएगी वो बाहर भी जाती है, और अगर बाहर जाती है तो क्यों ना उनको हम बताएं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। तो इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं, और हमेशा से ऐसे होता है, कोई नई बात नहीं है। सही। अच्छा, तो अब आपने जब कहा कि शफकत साहब के कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि इलेक्शन हो जाएं और इसी के ऊपर डिसीजन होना चाहिए कि कब ये इलेक्शंस हों, और जाहिर है कि गवर्नमेंट तो ये कह चुकी है कि वो अक्टूबर में ही कराएगी। क्या साथ मिलकर बैठने का, क्योंकि बारहा गवर्नमेंट भी ये कहती है और एक मीडिएटर्स का ग्रुप है जिनकी मुलाकात खान साहब से भी हुई थी, तो किस तरह से लोग साथ बैठ सकते हैं और क्या वाकई तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है इस एक मामले पर? देखिए, दो चीजें हैं, उनको अलग अलग कर लीजिए। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों का ताल्लुक है, वो डिसॉल्व हो गई थी और उसके बाद 90 दिन में इंतखाब होना चाहिए था। उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और अब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहेंगे, ओके। क्योंकि वो आइन है, और वो आइन है, और उसके ऊपर आइन की तशरीह भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। अब रह गया मामला ये कि जो दूसरा इंतखाब है, बड़ा इंतखाब जो है वो जो इंतखाब, हम तो समझते हैं कि बहरानों का हल एक ही है कि वो इंतखाब कराया जाए। राइट। लेकिन हम उस इंतखाब के लिए की डेट मुकर्रर करने के लिए, उसके लिए शफाफ बनाने के लिए हम लोग हर पार्टियों के साथ मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए तैयार हैं। ओके। और शफकत साहब, आप भी समझते हैं, तहरीक इंसाफ समझती है कि आम इंतखाबात होने चाहिए, ना कि दो सूबाई असम्बली के पहले हो जाएं? लाइक आप लोग क्या फेवर करेंगे? देखें, जो चीजें जिस तरीके से चल रही हैं, हम तो चाहते थे कि अप्रैल के अंदर जो डेट दी है प्रेसिडेंट साहब ने, उसी डेट को, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह ऑर्डर किया है, तो उसी डेट को सारे इंतखाब हो जाएं। लेकिन ये तो डर, देखें, इनको एक याद रखें, इनकी जान निकल रही है। इनके ये समझ रहे हैं कि अगर इंतखाब हो गए तो राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है कि हमारा सफाया हो जाएगा, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें कोई परवाह नहीं है आईनी क्या चीज है और कानूनी क्या चीज है। ये जरा पूछे तो सही इनसे कि आप, ये नून लीग वालों से, कि इस किस्म के बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जान निकली हुई है, टांगे कांप रही हैं। सो इसलिए इलेक्शन से ये बाहर वक्त भागना, ये मरियम साहबा जो बातें कर रही है, इलेक्शन से भागने वाली बातें हैं। और हम क्या बात कर रहे हैं? हमको कह रहे हैं कि हमें पावर दो, हम कह रहे हैं चले अवाम के पास चलते हैं और अवाम की राय लेते हैं, और उसका और हल कोई नहीं है। इवन मरियम इज सेइंग कि हल कोई नहीं है। तो अगर हल कोई नहीं है तो इंतखाब कराया जाए, किस चीज का इंतजार है? बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक सीनियर रहनुमा। पुरुमीद हैं कि तहरीक इंसाफ समझती है कि अदलिया के जरिए ही ये एक वाहिद इदारा है जहां से रिलीफ मिल सकता है, लेकिन साथ साथ डोमेस्टिक मसाइल को इंटरनेशनल फोरम पर हाईलाइट करना वो समझती है कि ये ज़रूरी है क्योंकि दुनिया कनेक्टेड है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ होंगे। उनसे पूछते हैं कि आखिर ये जो तराजू के दोनों पलड़े हैं उनको बराबर करने के लिए क्या करना होगा और कौन करेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ है, जिनसे हम जानेंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तराजू का बार बार जिक्र करती हैं, उसके पलड़ों का जिक्र करती हैं, आखिर वो किससे मुखातिब हैं सेनेटर साहब, जब वो ये कहती हैं कि पहले तराजू के पलड़े बराबर करो फिर इलेक्शन होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उनकी जो इशारा है वो उस तरफ है कि आपको मालूम है कि पिछले कई सालों से एक सिलसिला चल पड़ा है जिसके अंदर बार बार जो है वो आइन को और कानून को एक तरफ रख के ऐसे फैसले दिए गए हैं जो आइन के ख़िलाफ़ थे,
और बकायदा एक पार्टी को टारगेट किया गया है। अब उसकी आप मिसाल जो है वो पनामा का जो फैसला है उधर से शुरू होता है वो मामला, जिसके अंदर 10,000 दिरहम ना की तनख्वाह ना लेने के ऊपर जो है वो मियां किया जाता है। उसके बाद एक सिलसिला है जो 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 कि मुस्लिम लीग नून के लीडर्स के खिलाफ और जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो फैसले आते हैं और वो रुकता नहीं है सिलसिला। और उसकी आखिरी जो कड़ी है वो अगर आप देखें तो वो जो 63A का फैसला है, जी। जिसके अंदर पंजाब के अंदर जो 25 वोट थे जो जो हमें पड़े थे और वो काउंट नहीं हुए, और उसकी वजह से एक हुकूमत पूरी की पूरी गिरा दी, और वो पूरी हुकूमत क्या गिराई, पूरा सूबा डिस्टेबलाइज कर दिया। उसके बाद से वो सूबा ही नहीं वो स्टेबलाइज हुआ। तो ये जो है ये इस सिलसिले को जो है ये अब रुकना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आइन और कानून जो है उसकी जो है वो जब इमरान खान के हक में हो तो आप कहें कि जी ये इस पे अमल दरामद होगा, अगर इमरान खान के हक में ना हो तो आप उसके अंदर से नई चीज़ें निकाल के लेके आए। आप कहें जी वोट जो है वो कास्ट तो होगा, काउंट नहीं होगा। ये तो आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। इसका जो प्रेसिडेंस है वो कहीं नहीं मौजूद पहले कि जी इसका प्रेसिडेंस, बल्कि ये मौजूद है कि लोगों ने जहाँ पे पार्टी लाइन के खिलाफ वोट डाला है वो डी सीट हो है। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रेसिडेंस मौजूद था। अच्छा, इस चीज तो का फिर भी इसका ये जो आपने बताया कि कहाँ से इस मामले का आगाज होता है, पनामा से लेके और 63A तक, मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि जलसों में भी मरियम साहिबा ये बार बार कहती हैं कि पहले तराजू के पलड़े बराबर होंगे। तो क्या इससे ये अखज़ किया जाए कि आप लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अदलिया जो है वो इन फैसलों को रिवर्स करेगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी जाहिर है अभी तक वापस नहीं आए हैं और उसके हवाले से भी बार बार नून लीग के सीनियर रहनुमा यही कहते नजर आते हैं कि जब तक ये फैसले वापस नहीं होंगे वो वापस नहीं आएंगे। देखिए बात ये है कि ये एक बिल्कुल क्या कहते हैं, ये एक ज्यादती है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो की गई है, जिसके अंदर जो है वो मतलब कि उनको बाकायदा टारगेट किया गया, उनको, उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी को। और हमें टारगेट तो चले शरीफ फैमिली को हमें तो कर लिया, उसकी वजह से जो मुल्क का नुकसान पहुंचा है उसका भी किसी ने अदालत तो करना है ना। आप मुझे बताएं, और ये अगर हमने इसको इधर नहीं रोका तो ये इस सिलसिला फिर इस मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचाएगा। आप मुझे बताएं कैसे हो सकता है कि 25 वोट हमारे तो काउंट ना हो और वो कहा जाए कि जी ये जो है अपना जो पार्टी लीडर है उसकी लाइन के मुताबिक वोट डलेंगे, यानी इमरान खान की। और जब काफ लीग की बारी आए और चौधरी शुजात कहे कि जी आप मुस्लिम लीग नून को वोट डालें, तो उस वक्त कहते हैं जी पार्लिमानी पार्टी जो है वो जो कह रही है उसकी बात मानी जाएगी, और अपने फैसले में लिख दिया जाए कि हम अपने फैसले को तब्दील कर रहे हैं। ये कोई आपने मतलब मजाक बना लिया आपने, बिल्कुल। ये कहते हैं जब आपका दिल चाहता है आपको इधर ले आते, जब दिल चाहता है कहीं और ले आते। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो है, और इसके बाद जो कल जनरल बाजवा का जो शायद मेतला साहब की तरफ से जो इंटरव्यू जो है वो जो पब्लिश हुआ है वो भी इस बात को एंडोर्स कर रहा है कि इन लोगों ने आइन और कानून के बरखिलाफ जो है ये फैसले दिए हैं और उसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी पैदा हुई है। सेंटर साहब, फिर ये अगर आप उस तहरीर का हवाला दे रहे हैं तो उस तहरीर से ये भी आया होता है कि नवाज शरीफ साहब जो कि एक पूरी मुहिम लेकर चले थे वोट को इज्जत दो, और उनकी तमाम तर जो अदावत थी वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ थी, उसी एस्टैब्लिशमेंट से वो बात भी कर रहे थे, उनसे राब्ते भी थे। नहीं, उसमें ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वोट को इज्जत दो से जो है वो इनराफ किया गया है। उस इंटरव्यू का कोई ऐसा एंगल नहीं है जिससे मैं कम से कम ये चीज कंक्लूड कर सका हूँ। और जो है वो इवन जो राब्तों वाला मामला है वो तो देखिए राब्ते होना एक बात होती है कि राब्ते तो आपके होते हैं कहते हैं, लेकिन ये तो कहीं नहीं है कि हमने वोट को इज्जत दो के मामले से हमने इनराफ किया हो। हमने तो इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की क्या कहते हैं बालादस्ती के लिए, अदलिया को रीइंस्टेट कराने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और PMLN ने दी हैं। अच्छा सेनेटर साहब, देखें जो इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ज़ाहिर है मईशत है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो एग्जिस्ट करती है, और 12 इलेक्शन तो होने हैं, मतलब ये साल इलेक्शन का है। अब इमरान खान साहब की जमात कहती है जल्द से जल्द करा लें। 2 सूबों के अंदर आइन का तकाजा है कि 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए, लेकिन माजरत के साथ कहीं से नहीं लगता कि हुकूमत किसी सूरत भी इंटरेस्ट ले रही है कि उसे इलेक्शन कराने होंगे। आखिर इलेक्शन कब होंगे, आप लोग करवाएंगे नहीं करवाएंगे, इस मामले का हल तो निकालना है ना। देखिए हम इलेक्शन बिल्कुल कराना चाहते हैं और इस साल इलेक्शन होंगे। ये जो इलेक्शन कराने वाला मामला है इसके पीछे 2 बातें हैं। एक ये है
कि देखें 2008 में जब इलेक्शन हुए तो वो जो है केपीके गवर्नमेंट पहले डिसॉल्व हो चुकी थी। ठीक। 90 डेज की लिमिट होने के बाद भी ये कहते हैं, आपको मालूम है कि बेनज़ीर साहिबा की जो शहादत है उसकी वजह से मजीद इलेक्शन और डिले भी हुए थे। और तो जो 90 डे की जो लिमिट उसके लिए बनाई गई थी वो ऊपर चली गई थी, लेकिन इलेक्शन तमाम असेंबलियों के एक साथ ही हुए थे। एक बात, और दूसरी बात ये है कि आप जितने मर्जी इलेक्शन करवा लें, मैं आपको भी वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ, अगर हमने ये जो मामला है फंडामेंटल कि जी ये तराजू को जो बराबर होने वाला मामला है, इसको अगर हमने एड्रेस नहीं किया, इस मुल्क में डिस्टेबिलिटी रहेगी। देखें ना, जब से अदालतों ने जो है वो अपना जो है वो अपनी उससे अपने जो बाउंड्री है उधर से वो बाहर निकली है, और उन्होंने इमरान खान को बुलाया, जैसे खोसा साहब ने कहा, इमरान खान ने खुद इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कहा तुम कहाँ बाहर ख्वार हो रहे हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा मामला हल करता हूँ। जहाँ मामले इस तरह के हो जाए, साकिब निसार एक पार्टी के लिए कैंपेन चलाए बाकायदा, और कहे कि मैं 4-5 MNA MP तो ऐसी फारिग कर देता हूँ, हमारे 2 सेनेटर्स को खड़े खड़े डिस्क्वालीफाई किया जाए, बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत गिराई जाए, फिर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ये इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले स्टेबिलिटी, हमें फंडामेंटल चीज को एड्रेस करना पड़ेगा कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे या जाती पसंद नापसंद या फैमिली के जो मुख्तलिफ लोग हैं उनकी पसंद नापसंद के ऊपर फैसले दिए जाएंगे। That brings me to my initial question to you कि आप लोग किससे चाहते हैं कि वो आपके जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करें? अदलिया से चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से चाहते हैं? लेट्स बी वेरी ओपन। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो 5 लोगों का टोला है जो हमने आइडेंटिफाई किया है, जिन्होंने हाइब्रिड रिजीम का प्रोजेक्ट किया, इमरान खान का प्रोजेक्ट किया, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर डिस्टेबिलिटी के बुनियादी तौर पे जिम्मेदार है, उन लोगों को जो है वो आवाम के सामने आना चाहिए, उनको आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो कुछ उन्होंने किया है उसको क्या कहते हैं आवाम के सामने लाना पड़ेगा। वरना तो ये तो कोई तमाशा लगा है, इस मुल्क के अंदर ख़त्म ही नहीं हो रहा कि वो मतलब कि जो है वो एक पहले हाइब्रिड प्रोजेक्ट फेल हुआ है, पूरे मुल्क की इकोनॉमी तबाह बर्बाद कर दी, मुल्क में अखलाकियात को तबाह बर्बाद कर दिया। मगर उनके So basically आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जब तक नाअहली का खात्मा नहीं हो जाता, जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, नाअहली का मसला नहीं है। मसला ये है कि जो गलतियां की गई, जो गलत फैसले किए गए, जो सियासी फैसले किए गए अदालतों में, उन फैसलों को एड्रेस करना पड़ेगा ताकि वो आइंदा ना हो। ठीक है, वरना ये सिलसिला रुकेगा नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये रुकेगा नहीं सिलसिला, मैं आपको अभी या आगे भी यही होगा। तो फिर और उसके सम्राट जो है वो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पे आते हैं, और फिर पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से पूरी इकोनॉमी पे आते हैं। ओके, सेनेटर साहब, तो फिर जो अक्टूबर की डेट तय की गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहती है कि मुख्तलिफ इदारों ने मुआवनत नहीं फराम की और अक्टूबर ही डेट है जिसमें इलेक्शन कराए जा सकते हैं। जब तक अगर आपके ये जो आप लोगों का ग्रीवेंस है रिगार्डिंग नवाज शरीफ साहब वो एड्रेस नहीं हो जाता, तो क्या हम ये समझे कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं, देखिए, मैं ये बात नहीं कह रहा कि अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होंगे, वो उसकी दलील मैंने आपको दे दी है पहले कि देखें, ये जो इसकी प्रेसिडेंस केपी के पख्तूनख्वा का जो 2008 वाला मामला था उसके ऊपर मौजूद है। अगर हम अभी इलेक्शन करा देंगे और ये जो है जनरल इलेक्शन नहीं के साथ नहीं होंगे, तो ये इमरान खान इलेक्शन हारेगा और ये कहेगा विफाक में हुकूमत जो थी वो BMLN की थी और PDM की थी, इलेक्शन कमिश्नर मेरे खिलाफ था, मोहसिन नकवी मेरे खिलाफ था, तो मैं इसलिए हार गया, और एक और नया तमाशा शुरू हो जाएगा इस मुल्क के अंदर। और आपको यकीन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शंस में जीतेगी? देखिए, मैं तो फील्ड पे था पिछले 3 महीने से मरियम नवाज साहिबा के साथ, और जो है वो उनकी लीडरशिप में हमने एक जगह के ऊपर हम गए, हम एक डिवीजन में गए, हमने सर्वेस कराए हैं, हमने फीडबैक लिया, हम इंशाल्लाह पंजाब में जीत जाएंगे, ऐसा मसला नहीं है। मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है। ये तो देखे ना, एंडलेस हो गया मामला, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। एक बार ये इनका क्या पता कि ये मतलब अगर फर्ज करें पख्तूनख्वा में जीत जाते हैं, ये फिर दोबारा असेंबली तोड़ दे, क्योंकि इमरान खान मुसलसल डिस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। अच्छा, तो आप लोग आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगी कि वैसे तो हम देखते हैं कि आजम नजीर तारड़ साहब भी कहते हैं आए मिलकर बैठे, शहबाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं, इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि मैं सबके साथ बैठने को तैयार हूं, लेकिन वो कौन है जो आप सबको मिलकर बिठाएगा ताकि आप इन तमाम मामलों पे बात कर सके? बिकॉज
बहुत सफ़र कर रही है इस वक्त ये कंट्री। देख लें IMF के साथ अभी तक कोई मुआहदा भी नहीं हुआ है। ये देखिए, ये बात जो है वो ये तो इस मुल्क को 2017 में ये पाकिस्तान दुनिया की 24वीं नंबर की इकॉनमी था, आज वो दुनिया की 47वीं नंबर की इकॉनमी बन गया है। कुछ लोगों की अपनी ज़ाती इकॉनमियाँ ठीक हो गई हैं पिछले 4 साल 5 साल में, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी तो तबाह बर्बाद तो हो चुकी है। इन लोगों ने 4 साल लगा के उसका बेड़ा गर्क कर दिया है बड़ी मेहनत के साथ। तो हम ये समझते हैं कि ये फंडामेंटल कुछ इश्यूज हैं, ये इनको रिजॉल्व अब कर लिया जाए, बजाय इसके कि हम फिर दोबारा मेहनत करें, हम दोबारा सब कुछ ठीक करें और फिर जैसे ही मुल्क के हालात ठीक होने लगे ये लोग फिर दोबारा से आके इस तरह के तमाशे लगाना शुरू कर दे। तो ये जो है ये इनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को। और हम ये नहीं समझते कि कोई हमें बिठाए, हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोग जिम्मेदार हैं वो अपनी गलतियां बताएं आवाम को कि ये सदा हमसे सरजद हुए हैं, ये गलतियां हमने की हैं जिसकी वजह से आज मुल्क इन हालात में पहुंचा है, ताकि ये दोबारा ना हो। अच्छा, तो कोई भी बिठाएगा नहीं, लेकिन पहले ये माफ़ी तलाफ़ी हो और उसके बाद ही मुल्क आगे जा सकता है और फिर ही इलेक्शंस का कोई फ़ायदा होगा। सेनेटर अफनान उल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इन फोकस। आपने ये सुन लिया कि जो तराजू के जो दोनों पलड़ों का जिक्र है, ऐसा लगता है कि मरियम नवाज साहिबा जो कह रही हैं वो इसके बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं होने देगी। लेकिन इस PDM की जो कोएलिशन गवर्नमेंट है जिसमें दीगर जमातें हैं, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा जो उनकी लास्ट CEC का इजलास हुआ था उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी इस चीज़ में यकीन रखती है कि असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो, ना जो इलेक्शंस हैं वो पहले हों और ना ही इलेक्शंस बाद में होंगे। लेकिन इस मामले का हल क्या निकलेगा ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। दोनों अतराफ जो है वो अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं और रिजिड भी हैं। क्या ये जो मीडिएटर का ग्रुप है जिनकी आज एक जो कराची का चैप्टर है या सिंध का चैप्टर आप कह लें, उनकी मुलाकात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से भी हुई है, क्या ये सबको मिलकर बिठाने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्योंकि शफकत महमूद साहब ने तो हमारे इसी प्रोग्राम में ये कहा है कि वो सब लोग एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठने को तैयार हैं। क्या यही वो तरीका है जिससे ये मुल्क आगे जा सकता है और तमाम मसाइल का हल निकलेगा, या फिर हम वही देखेंगे कि तमाम सियासी जमातें जिस तरफ देखती हैं वही इनको जब बिठाएंगी तो इस मामले का हल निकाला जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सीनियर सहाफ़ी शाहिद मेतला साहब हमारे साथ होंगे, जिनकी जो तहरीर है, जिसके बाद हमने देखा कि जनरल बाजवा से मुलाकात का अहवाल उन्होंने अपनी तहरीर में लिखा, उसका एक दूसरा हिस्सा आया और उस दूसरा हिस्सा आने के बाद कई जगह नाराज़गियाँ भी हुई, कई जगह तरदीद भी आई, कुछ लीगल एक्शन का भी कहा गया। लेकिन बहरहाल जो तहरीर में था उसके हवाले से सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल इसमें सदाकत है, क्योंकि वो ख़ुद जानते हैं। दूसरी जानिब उसी तहरीर के कुछ हिस्सों का जिक्र मरियम नवाज साहिबा ने भी आज किया और गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने भी किया। एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं इसके हवाले से। वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ी शाहिद मेतला, ओल्ड कॉलीग ऑल्सो, जिन्होंने अपनी तहरीर में वो सारे अहवाल लिखे जो उनकी मुलाकात हुई साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा साहब की। उसके बाद जब ये तहरीर आई तो हमने देखा कि इसकी तरदीद भी आने लगी कि कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई। ये भी कहा गया कि बहुत सारी चीज़ इसमें इन्वेंट की गई। लेकिन जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा कि अब तो इस मुलाकात के बहुत सारे हिस्से हैं जो कि इमरान खान साहब की तकरीर, मरियम नवाज साहिबा की तकरीर और बहुत सारी बातें जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो हैं वो भी इंडोर्स कर चुके हैं। शाहिद मेतला साहब हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शाहिद साहब, ये फरमाइएगा कि PM हाउस सुना है बड़ा नाराज़ हुआ, ये भी बड़ी खबरें आई खुसूसन आपकी तहरीर के उस हिस्से के हवाले से जिसमें कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ी जब डांट खाया करते थे बाजवा साहब से तो खामोशी से रहते थे, और वो ये कि हमजा शहबाज की जो तैनाती है बतौर CM उस पर भी बड़े नाराज़ थे और उनको निकम्मा तक उन्होंने कहा। बहुत शुक्रिया नादिया। और देखिए, बाजवा साहब ने जो भी मेरे साथ गुफ्तगू की वो एक तो अवामी हमदर्दी में की और मुल्की हमदर्दी में की डेफिनेटली। और मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा को जब भी ऑन रिकॉर्ड आने का मौका मिलेगा, यानी मीडिया के साथ इंटरैक्ट करने का, ओपनली इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा,
So, but it seems to me that he will be seen as hero as well, like after some time and all that. तो बाकी जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में लिखा गया है, तो मैंने तो सारे एडिटोरियल चेक्स भी अपने आप पर अप्लाई किए और उसके बाद ये तमाम तहरीरें लिखी हैं और काफी मैंने माइल्डेस्ट अभी वर्ड्स यूज किए हैं। तो अब चूंकि मामला थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि जी मैंने किया नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड था, और ये वो क्रेडिबिलिटी की भी बात हो रही है, मेरे प्रोफेशनलिज्म की भी बात हो रही है, तो शायद मैं मीडिया से इंटरैक्ट उस तरह से ना भी करता और लाइक टू बी समवन, लेकिन चूंकि अब तो करियर की बात हो रही है और प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है, तो मुझे फिर अब मीडिया पे आना भी पड़ रहा है और सारी चीजें करनी भी पड़ रही है। तो डेफिनेटली हमारे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो इसी तरह से वीक होते हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो अपनी डिट को उस तरह से एंडोर्स नहीं कर सकते और उस तरह से मनवा नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये भी बताइएगा, मैं शायद मतलब साहब एक चीज कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी, आपके इस तहरीर के बाद हमने देखा कि कामरान शाहिद साहब ने भी कहा कि उनकी गुफ्तगू हुई है और बाकायदा बाजवा साहब ने ये कहा कि वो लीगल एक्शन भी लेंगे। सो यू स्टिल स्टैंड बाय योर स्टोरी, ईच एंड एवरी वर्ड जो आपने तहरीर किया है कि ऐसी बातें हुई हैं जो कुछ भी आपने उनसे मंसूब करके लिखा है? जी डेफिनेटली नादिया, आपको तो थोड़ा बहुत मेरा आइडिया है, आपके साथ मैंने काम किया है कि किस तरह का प्रोफेशनल मैं हूँ और किस तरह की स्टोरीज पर माजी में भी काम करता रहा हूँ और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह आप देखेंगी। तो मेरे तो दोस्त साहब आप भी वैसे फ्रैंकली कहते हैं, बल्कि आपके प्लेटफॉर्म के हवाले से भी बात होती है, तो मैं तो खुद भी ये दावा करता हूँ कि अगर मेरे पास जियो और डॉन न्यूज जैसा कोई प्लेटफॉर्म होता तो मैं 2-3 इंटरनेशनल अवार्ड्स अभी तक जीत चुका होता। दूसरी बात जो कॉन्ट्राडिक्शन की है, दूसरी बात कॉन्ट्राडिक्शन की है, देखिए पहली कॉन्ट्राडिक्शन ये आई थी कि इंटरव्यू नहीं हुआ, फिर ये लाइक पहली कॉन्ट्राडिक्शन में ये था कि जी इंटरव्यू नहीं हुआ, मुलाकात हुई है, फिर ये बात आई कि जी इंटरव्यू भी नहीं हुआ और कुछ बातें भी नहीं हुई लेकिन मुलाकात हुई है। तो बीइंग जर्नलिस्ट आप भी अंडरस्टैंड करती हैं, मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ कि जब मुलाकात का एतराफ कर दिया जाता है तो वो बातें खुद ब खुद एंडोर्स हो जाती हैं। समटाइम्स हम खुद भी कह रहे होते हैं अपने सोर्स को कि आप भी तरदीद कर सकते हो और मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं कि दैट वाज द इंटरेक्शन दैट वाज ऑन रिकॉर्ड एज वेल। अच्छा, और आई हैव लाइक शायद मतलब साहब ये बताइएगा, ये यहाँ पर रुक गई है ये पार्ट 2 या इसके बाद और मजीद भी आप कुछ तहरीर करने को हैं? जी ये तहरीर हुई हैं चीजें और बहुत कंटेंट है मेरे पास, और यूं कह लीजिए किताब का कंटेंट है, लाइक 200 पेजेस की एक किताब जो है, 150-200 पेजेस की किताब, उसका कंटेंट है। इसका मतलब आप जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता मजीद रिवील करेंगे आप? देखिए अब मैं सवाल नहीं, आप कह रही हैं कि मैं रिवील करूंगा ये बताऊंगा? जी जी बिल्कुल, मैंने यही कहा कि ये दो ही किस्तों पे मबनी था या इसके बाद भी कुछ? ये बहुत सारे कुछ, हाँ ये चीजें जो मैंने डिस्कस की हैं और जो आ रही हैं चीजें, ये जो आर्टिकल्स जो हैं ये मुख्तलिफ लोगों के साथ इनको शेयर किया गया था इसको पब्लिश करने से पहले, चूंकि उन्होंने ही पब्लिश करना था तो लाइक ये मुख्तलिफ जगहों पे 2-4-5 लोग हैं पाकिस्तान में, बल्कि इससे शायद ज्यादा भी हों जिनके पास ये तमाम चीजें पहले से मौजूद हैं। तो मैं फ्रेंकली मैं नादिया बताऊं कि मैं रोकना भी चाहूं तो लाइक अब उस तरह से मेरा अख्तियार नहीं है, चूंकि मैं उनके साथ प्लेज कर चुका हूं, मैं उनको कमिटमेंट भी दे चुका हूं। और फिर अब आपका इख्तियार नहीं है क्योंकि वक्त बहुत कम है। शायद मितला साहब मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इस पूरी मुलाकात में इब्तिदा में आपने कहा कि जब वो खुद आएंगी ऑन रिकॉर्ड चीजें बताएंगे तो वो शायद हीरो बन जाएंगे, जो कि मेरे लिए काफी यू नो लाइक आई एम टोटली सरप्राइज एट दिस। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या कहीं आपको इस पूरी मुलाकात में जो कुछ भी वो सबके बारे में कह रहे हैं, फ्रॉम मीडिया पर्सनालिटीज टू पॉलिटिशियंस एंड टू व्हाटएवर ही हैज डन, क्योंकि कई जगह उन्होंने अपने जो रोल है उससे तजावुज किया है, कहीं पशेमानी है, कहीं वो रिग्रेट करते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए था, उन्हें नहीं करना चाहिए था? नादिया एग्जैक्टली ये सवाल था जो मैंने उनसे 3 दफा पूछा। मैंने आई वाज मोर स्पेसिफिक देन यू एंड वाज दैट कि आपने नवाज शरीफ को रिमूव किया, नवाज शरीफ को हटाने पर आपको पछतावा है, ये ओवरऑल तो पछतावा है। तो मैंने ये 3-4 दफा ये सवाल पूछा था, ये भी और एक इसाक डार के हवाले से भी
कि इसहाक डार को मुल्क इसलिए छोड़ना पड़ा था चूंकि आपने 100 अरब रुपया मांगा था, उन्होंने नहीं दिया था और फिर उन पर नैब वगैरह के मुकदमात होना शुरू हो गए थे। तो 2 सवाल ऐसे थे, एक आध शायद कोई और भी सवाल होगा जो मैंने बार बार पूछा था, तो उनका जवाब इन 2 सवालों के हवाले से क्लियर नहीं था, उन्होंने गोलमोल कर दिया और इसीलिए ये किसी भी आर्टिकल में ऐसा आपको कहीं पर नजर नहीं आएंगे। लेकिन बैक ऑफ द माइंड या अदरवाइज कहीं ना कहीं तो ये पछतावे वाली सिचुएशन है, कहीं ना कहीं तो पछतावा है। और जिस तरह से इमरान खान साहब उसको मलाइन कर रहे हैं, बैश कर रहे हैं, आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगी क्योंकि इस पूरी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ऑडियो लीक्स भी आती हैं और आपके इस तहरीर में जिक्र भी है जिसमें बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को एक तरह से थ्रेट किया कि फिर आपकी वीडियोस भी मेरे पास हैं। ही इज स्टिल कैरिंग ऑल दोज एविडेंसेस। नादिया देखिए, मैं आई विल बी वेरी स्पेसिफिक, आई वाज वेरी स्पेसिफिक इन माय राइटिंग्स एज वेल। जो जितना मैंने लिखा है वो उतना ही है, वो उतना ही मुझे था याद था, तो मैंने उसको उसी तरह से जो है सफाई करतास पे ले आया हूँ। उन्होंने कहा आपकी भी वीडियोस मौजूद हैं, उन्होंने ये नहीं कहा, ना उन्होंने एडमिट किया। कमिंग 1-2 आर्टिकल्स या 3 आर्टिकल्स में ये बात है कि उनसे वीडियोस के हवाले से भी बात हुई है कि वो वीडियोस किसके पास हैं, तो वो किसी प्राइवेट पर्सन के पास हो सकती हैं या है, तो इस तरह की बात है। वो जनरल बाजवा डिडंट एडमिट कि वो वीडियोस मेरे पास हैं, ये मैंने बनवाई हैं या मैंने बनाई हैं। थैंक यू वेरी मच शाहिद बेतला साहब फॉर बीइंग विद अस। अनली वक्त कम था लेकिन फिर आपसे जरूर राब्ता भी रहेगा और देखते हैं कि जनरल बाजवा जिन्होंने कहा है कि वो इस तरदीद भी करते हैं क्या आगे कोई वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। बहरहाल मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इस पर साथ मिलकर बैठने के लिए क्या करना होगा, पलड़े जो हैं वो कौन बराबर करेगा, वो होते भी हैं या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।